हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे अपने रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू को लिखें, कौन कौन से लैंग्वेज फीचर्स का हम यूज़ करेंगे, आप कह सकते हैं कौन से टेंस का हम यूज़ करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू को डिस्क्राइब करने के लिए। आज इस वीडियो में फ्रेंड हम ये सीखेंगे कि जो हमारे रिसर्च पेपर में थर्ड सेक्शन होता है जहाँ पर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताते हैं, उसको हम कैसे लिखें। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कैसे लिखेंगे और साथ में हम लास्ट में उसके लैंग्वेज फीचर्स की बात भी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मेथोडोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेथोडोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम अगर बात करें रिसर्च पेपर की तो टू टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव स्टडी जिसको हम एम्पेरिकल स्टडी भी कहते हैं, और दूसरी होती है क्वालिटेटिव या आप कह सकते हो थ्योरेटिकल पेपर जिसको हम रिव्यू पेपर भी कहते हैं। रिव्यू पेपर कैसे लिखे हैं मैंने ये अपने एक वीडियो में शेयर किया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अलग अलग वे होते हैं मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक एम्पेरिकल स्टडी के बाद कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोसेस आ जाता है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं अगर आप साइंटिफिक फील्ड से अगर रिलेट करते हो तो। और अगर आप एक क्वालिटेटिव स्टडी लिख रहे हो, रिव्यू स्टडी लिख रहे हो, तो वहाँ पर कोई डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज तो आप करना नहीं होता है। यहाँ पर आप बेसिकली क्या करते हो, किसी भी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्रेमवर्क लगाना है अपनी स्टडी में, लाइक TCCM, TCM और आर्डो फ्रेमवर्क, इस तरीके से कोई फ्रेमवर्क लगाना है तो आप क्या करते हो, बस उस वहाँ पर ये बता देते हो कि आपने कौन से डेटा बेसिस से अपने रिसर्च पेपर को कलेक्ट किया और फिर आपने उसमें से क्या सर्च करा, लाइक बैरियर्स ढूंढे, फैक्टर्स ढूंढे, क्या ढूंढे, फीचर्स निकाले या फैक्टर्स निकाले। उस तरीके से आप एक प्रोसेस को बता देते हो, और जो भी जिस तरीके से आपने पेपर को सर्च करा है डेटा बेसिस से, तो क्या आपने प्रिज्मा फ्रेमवर्क लगाया है, स्पारफोल लगाया है, तो ये तरीके से आप बता देते हो। सो हम आज यही सीखेंगे कि हम मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो लिखने का तरीका होता है, लैंग्वेज फीचर्स जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं, बट ये बताना मेरे को ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी अलग होती है, पेपर अलग होते हैं और क्वालिटेटिव पेपर अलग होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, सो अगर आपको रिव्यू पेपर लिख रहे हो या फिर क्वांटिटेटिव पेपर लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही 2-3 बेस पेपर निकाल के रखो और वहाँ पर देखो कि उन्होंने क्या एक तरीका यूज़ करा है अपने रिव्यू पेपर को, या फिर क्वालिटेटिव का हो या अगर हम क्वांटिटेटिव पेपर लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखा है। तो 2-3 पेज पेपर को आप बना लो, उसके अकॉर्डिंग देखते रहो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें और हम एक क्वांटिटेटिव पेपर लिख रहे हैं, सो हम उसको एक प्रोसेस को करने से पहले एक हम 2 टर्म्स को समझते हैं। वो 2 टर्म्स हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये हम पढ़ते हैं, हम जब PhD या कोर्स वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी हमें सिखाते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या होती है। जब नेट JRF का पेपर निकालने जाते हैं तब भी इन टर्म्स को वहाँ पढ़ते हैं। सो वहाँ पे हम रिवाइज कर ले रहे हैं। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई प्रोसेस है आपने अपनी स्टडी में लगाया है, उसको अगर वही सेम प्रोसेस कोई और पर्सन लगाता है तो भी वो सेम रिजल्ट्स निकल के आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है। कि जैसे आपने कोई अपनी स्टडी कर रहे हो, तो आपने क्या करा, एक क्वेश्चन आयर को, आपकी जो वेरिएबल्स है वो अलग हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आयर है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब आपने किसी पेपर से उसको अडेप्ट किया है, तो जो रिजल्ट्स उस पर्सन के निकल के आए या उस ऑथर के निकल के आए वही रिजल्ट आपके भी निकल के आएंगे। तो इट मीन्स, और अगर आप जो कर रहे हो वो दूसरे राइटर के भी सेम रिजल्ट्स निकल के आएंगे, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी क्या होती है? रिसर्च क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेसिस मस्ट बी थॉरोली टेस्टेड टू एंश्योर रिलायबल रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, वैलिडिटी क्या होती है कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रिसर्च क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेसिस यूज कर रहे हो, आप ये कह सकते हो कि आपने अपने क्वेश्चन आयर में जो आइटम्स लिए हैं वो बिल्कुल टेस्टेड हैं, ठीक है। और वैलिडिटी क्या होती है फ्रेंड्स? कई तरीके की वैलिडिटी होती है। फेस वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वैलिडिटी होती है।
तो बहुत सारी वैलिडिटीज़ होती हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। बट मैं आपको ये बताऊं फ्रेंड्स कि अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट पेपर लिख रहे हो या आप कह सकते हो EFA पेपर लिख रहे हो, जहाँ पर आप अपने फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हो, जहाँ पर आपकी जो भी आपने स्टडी करी है, वेरिएबल जो सिलेक्ट करे हैं, आज तक उस पर कोई भी क्वेश्चन आया नहीं बना है, सो उसको और उसी का आप स्किल डेवलप कर रहे हो, तो उस स्केल को डेवलप करने के लिए आपको जो मैंने वैलिडिटी बताई है, कन्वर्जेंट, फेस, कंटेंट, डाइवर्जेंट, इन सब वैलिडिटी को टेस्ट करना पड़ता है, तभी आपका वो पेपर जो होता है एक आप कह सकते हो रिलायबल या फिर वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमने सीखी। फर्स्ट हमने सीखी रिलायबिलिटी क्या होती है और सेकंड हमने सीखी वैलिडिटी क्या होती है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि हम अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने मैन्युस्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कोई मैथोडोलॉजी बता रहे हो तो सबसे पहले आप ओवरव्यू दोगे, ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च मैथोडोलॉजी सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप एक जो पैराग्राफ जो भी आप रिसर्च मैथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए हम बेसिकली 3-4 पैरास में लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पैरा होगा, फर्स्ट पैरा की जो 2-3 लाइन्स होती है, वहाँ पर आप अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी का ओवरव्यू देते हो। तो स्टार्ट बाय राइटिंग अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ योर मैथोडोलॉजी स्पेसिफाइंग द रिसर्च अप्रोच, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स एंड इट्स रेलिवेंस टू योर स्टडी। मतलब यहाँ पर आप ये बताओगे कि आपकी जो भी स्टडी है कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या फिर मिक्स्ड स्टडी है, उसके बारे में बताओगे कि आपकी ये स्टडी में क्या है और वो आपकी स्टडी के लिए इसको रेलिवेंस क्या है आप, और वहाँ पर आपने ये भी बताओगे कि आपने यही मेथड क्यों सिलेक्ट करा, तो उसको आप बता सकते हो कि आपका हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर ही है, तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग आपने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी है। ठीक है, फिर है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी जो स्टडी है वो कैसी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है, केस स्टडी या फिर सर्वे मेथड है। ठीक है, तो इस आप ये भी बताओगे, तो जो उसके बाद आप ये बताओगे कि आपकी स्टडी जो है, आपकी स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन क्या है, कौन से टाइप की स्टडी आप कर रहे हो, और फिर आप वो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे अलाइन करती है, आप ये बताओगे। This design choice ensures a structured approach to effectively answer your studies की questions। और ये डिज़ाइन जो होगा, जो भी आप बता रहे हो, बिल्कुल आपके जो भी रिसर्च क्वेश्चंस है, हाइपोथेसिस है, वो इसको सूट करता होगा। फिर उसके बाद बताते हो आप सैम्पल टेकिंग, आप कह सकते हो सैम्पलिंग डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बताते हो कि आप अगर आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, रैंडम है, पर्पसिव है, या आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, आपका एरिया क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, आपने कौन से एरिया को सिलेक्ट करा है अपनी स्टडी करने के लिए, सैम्पल साइज क्या है, ये सब। और अगर आपके वो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है कि जिस एज, जेंडर, लोकेशन, इन सब तरीकों के आप बताओगे कि आपने आपका जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है ऐसे ऐसे है। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ, डेटा कलेक्शन मेथड। फिर आप ये बताओगे कि आपका जो सैंपल है उस वहाँ से आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया, कौन सा मतलब आपने अप्रोच यूज़ करी। सो अगर आपकी कोई सर्वे है तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि आपने क्वेश्चनायर को यूज़ करा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशंस, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तब ये बता सकते हो कि आपने फोकस्ड ग्रुप को यूज़ करा। ठीक है, और क्वेश्चनायर आपने कैसे थे, आपके स्ट्रक्चर थे, सेमी स्ट्रक्चर थे या फिर अनस्ट्रक्चर्ड थे, आप यहाँ पर वो भी बताओगे कि आपके जो क्वेश्चनायर हैं आपने ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर दोनों आपने यूज़ करा। तो जो पूरा प्रोसेस है आप डेटा कलेक्शन करने का, ये सब आप बताओगे। और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि डेटा कलेक्शन करने को आपको कितना टाइम लगा। आपकी कोई अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसके साइंटिफिक फील्ड से रिलेट करते हो, तो आप ये बताओगे कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको करने में कितना टाइम लगा। तो इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन अपने पेपर में, जो भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, वो उसमें दोगे। नेक्स्ट है आपका डेटा एनालाइज टेक्निक। अब आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, यहाँ तक आपने बता दी, अब उसको डेटा एनालाइज भी तो करोगे, तो आप वहाँ बताओगे कि आपने डेटा एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया। तो अगर आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो बताओगे कि आपने SPSS यूज़ किया, आर सॉफ्टवेयर यूज़ किया, फिर अमोज यूज़ किया। और अगर आपने SPSS यूज़ किया है तो वहाँ पर आपने कौन सा टेस्ट लगाया, अनोवा लगाया, रिग्रेशन लगाया, फैक्टर एनालिसिस करें, या फिर आपने EFA लगाया है। अगर आप अमोज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपने CFA करा है, SAM मॉडल लगाया है। तो इस तरीके से आप बताओगे। और अगर आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, अगर आपको क्वालिटेटिव पेपर लिख रहे हो तो वहाँ आप ये बताओगे कि आपने कौन से फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है
अपने रिजल्ट्स निकाले। तो सपोज करो कि आपने एक आर्डो फ्रेमवर्क ढूंढा। आर्डो मतलब एंटी डिसेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिसीजंस मतलब आपके क्या डेफिनेशंस हैं, और आपके फीचर्स क्या हैं, आउटकम मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने इस तरीके से आपने क्या रिजल्ट्स निकाला, जो भी आपने स्टडी इंक्लूड करा है अपने पेपर में। सो आप यहाँ पर बताओगे कि आपने आर्डो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स निकाले हैं, या फिर कोई सा भी फ्रेमवर्क अगर आपने लगाया है तो उस तरीके से आपने कैसे अपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को डिस्क्राइब करोगे। तो ये आप क्वालिटेटिव स्टडी के लिए बताओगे। उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग। फिर यहाँ पर क्लोजिंग में आप ये बताओगे कि अगर आपकी स्टडी में कोई लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। फिर आप वहाँ पर ये कोई मतलब ये भी बता सकते हो कि आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए आप बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है, शेयर नहीं करा है, आपने किसी को हार्म नहीं करा है। और अपनी मतलब फिर आप अपनी स्टडी को कंक्लूड कर सकते हो एक समरी के साथ अपने रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए। इस तरीके से आप 2-3 पैरा में अपने रिसर्च पेपर की या फिर रिव्यू पेपर की रिसर्च मैथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं लैंग्वेज फीचर्स की। लैंग्वेज फीचर्स का यहाँ मतलब है कि आप कैसे लिखोगे, तरीका क्या होगा लिखने का, कौन से टेंसेस का यूज करोगे। सो अगर आप सबसे पहले वही बात, अगर आप मैथोडोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोसेस बता रहे हो, एक्शन बता रहे हो, ठीक है, कोई तरीका बता रहे हो, तो कि आपने कैसे कैसे अपने डेटा कलेक्ट किया, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे पैसिव वॉइस का। जैसा आप कह सकते हो कि अगर आपने क्वेश्चनायर को यहाँ देखो एक मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि द क्वेश्चनायर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेस्पॉन्डेंट्स, मतलब क्वेश्चनायर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया रेस्पॉन्डेंट्स को। तो ये क्या है, ये मैंने पैसिव वॉइस का यहाँ पर यूज़ किया है। और आप थर्ड क्या है, कनेक्टर्स का यूज कर सकते हो कि अगर आपका कोई प्रोफेसर ऐसा है कि जहाँ पर स्टेप्स हैं, तो वहाँ पर आप कनेक्टर्स का यूज करते हुए चलोगे, लाइक फर्स्टली, मोरओवर, एडिशनली, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ठीक है। अगर आप फिर आप डेटा एनालिसिस के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप कोई ऐसी मेथोडोलॉजी बता रहे हो जो ऑलरेडी मतलब हो चुकी है, मतलब आपने कर ली, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज करोगे पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करोगे, जहाँ पे ऑलरेडी जो कि चीज यूनिवर्सल है, ठीक है, जनरल मेथड है, सब लोग करते हैं, तो वहां पर आप यूज करोगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ बताया भी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स आर ऑफन एम्प्लॉयड इन कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज। तो ये क्या, ये यूनिवर्सल पॉइंट है कि जो अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड ही लगाया जाता है। तो ये कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। और अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब कर रहे हो जो कि आपने करी है, तो वहां पर आप यूज करोगे पास्ट टेंस को। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट, जो कि है कंसिस्टेंसी। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक ही वर्ड का पूरे पेपर में यूज करना है। जैसे कि अगर आपकी कोई क्वांटिटेटिव स्टडी है, वहां पर आपने यूज करा है सर्वे मेथड क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर आप पूरे पेपर में सर्वे मेथड का यूज करोगे, कि सर्वे वर्ड का यूज करोगे, बार बार क्वेश्चनर अप्रोच या फिर क्वांटिटेटिव स्टडी इस पे नहीं आओगे, आपने एक ही वर्ड का यूज करोगे। और अगर आपने कोई एब्रीवेशन दी है, तो अगर उस एब्रीवेशन का जो डिस्क्राइब है वो आप पहले पैरा में कर दोगे, ये ठीक है। और ये नहीं है कि आपने पहला पैरा में तो इसकी एब्रीवेशन लिख दी और सेकंड पैरा में उसकी फुल फॉर्म लिख दी, ऐसा नहीं करना है। आप एक पैरा में उसकी एब्रीवेशन और फुल फॉर्म दोनों लिख दो, और नेक्स्ट पैरा से आप सिर्फ एब्रीवेशन पे आ जाओ। आप इस तरीके से आप ना एक प्रॉपर तरीके से ही क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आपका पेपर कोई रीड कर रहा है, सो वो उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लगे कि हाँ कि भाई बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिखा गया है, वो डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप ये अनस्ट्रक्चर्ड पेपर लिखोगे तो क्या होगा, तो अगर आप पब्लिशिंग के लिए भेजोगे, तो जो रिव्यूअर्स होते हैं वहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि आपने यहाँ पर तो एब्रीवेशन वाली यूज़ करी, यहाँ आपने फुल फॉर्म लिख दी है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं रिव्यू पेपर को भेजा था एक जगह पब्लिशिंग में, तो रिव्यूअर का ही कमेंट आया था कि आपने जो है ODOP वन प्रोडक्ट का को एब्रीवेशन आपने ऊपर नहीं लिखी और अब आप नीचे आके उसकी एब्रीवेशन लिख रहे हो। उनका कहने का मतलब ये था कि आप एब्रीवेशन जो है और फुल फॉर्म मुझे एक साथ लिखो, उसके बाद फिर आप पूरे पेपर में एब्रीवेशन को यूज कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती भी हूँ कुछ पेपर जो कि अच्छे पेपर्स होते हैं कि जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, देखो फ्रेंड्स, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग बेनिफिट्स एंड देयर
वेरिएशन बाय कंज्यूमर लोकेशन एंड प्रोडक्ट टाइप्स। तो देखो यहाँ पे देखो मेथोडोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो देखो कि जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक हम पैसिव वॉइस का यूज करते थे, यहाँ पे बताया अ क्वेश्चनर वाज डेवलप्ड फॉर अ सर्वे ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड्स, ठीक है। और आप इन्होंने कौन सा स्केल को यूज करा है इन्होंने ये भी बताया है। और ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे देखो पास्ट टेंस का यूज करा है कि द फाइनल सैंपल इंक्लूड्स 438 रेस्पोंडेंट्स हु प्रोवाइडेड 1635 इवेल्युएशंस ऑफ द 4 AI एनहांस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर ये डेटा वैलिडिटी के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है जब आप SPSS में जब आप अपने जब डेटा को लगाओगे, कुछ टेस्ट वगैरह लगाओगे, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज आती हैं जैसे कि क्रॉनबेच अल्फा की 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस चीज़ को बताने के लिए आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, मैं आपको दूसरा पेपर बताती हूँ। एक ये है जो क्वालिटेटिव स्टडी है, ये वेलबींग ऑफ हायर एजुकेशन कंज्यूमर्स रिव्यू एंड रिसर्च एजेंडा। सो ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है। और देखो यहाँ पर इन्होंने लगाया आर्डो फ्रेमवर्क, TCCM फ्रेमवर्क लगाया। और जब यहाँ पर ही मैथोडोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोई ये बताइए इन्होंने मैथोडोलॉजी। सो पहले यहाँ पे जब देखो ये ओवरव्यू दे रहे हैं, वी आउटलाइन द मैथोडोलॉजी, ठीक है। और अब यहाँ पे तरीका बता रहे हैं कि इनका प्रोसेस क्या रहा। तो देखो इन्होंने यहाँ पास्ट टेंस का यूज करा है। वी इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू फोकस्ड ऑन वाइडली यूज्ड मेथड्स, ठीक है। और जब ये प्रोसेस वगैरह बता रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। तो जो है यहाँ पर इन्होंने पास्ट टेंस का यूज करा है। ये पूरा इनका प्रोसेस है। तो इन्होंने स्पार 4 लगाया था, जो मैंने बताया था क्वालिटेटिव स्टडी में स्पार 4 या फिर प्रिज्मा वगैरह जो भी लगा रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताते हो। तो इन्होंने यहाँ फिगर यहाँ पर ला दी। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी को लिखें, और हमने यहाँ पर लैंग्वेज फीचर्स की बात की। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।